हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करने वाला है। इसमें आज हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत अवधारणाएं। टॉपिक का नाम थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर सिंपली कहें तो हम यहाँ बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की जब अभिक्रिया होती है तो उनकी क्रियाविधि में कौन कौन से फैक्टर लागू होते हैं। जब हम कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो इसमें जो इनिशियल पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं अभिकारक, ये किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके मध्यवर्ती बनाता है और ये मध्यवर्ती टूट कर देता है उत्पाद। अब होता क्या है कि क्रियाविधि में हम देखेंगे कि अभिकारक से मध्यवर्ती और फिर जब उत्पाद बनता है तो इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की या कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का संचलन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहा है, बंध का विखंडन व बंध का निर्माण, किस प्रकार बंध टूटता है, किस प्रकार नया बंध बनता है, उस समय ऊर्जा में परिवर्तन और उत्पाद के निर्माण का क्रमबद्ध अध्ययन, ये सारे क्या कहलाता है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का संचलन, बंध निर्माण व बंध विखंडन के समय की और्जिकी व उत्पाद निर्माण का क्रमबद्ध अध्ययन क्रियाविधि कहलाता है। अब क्रियाविधि में हम बात करेंगे सबसे पहले बंध का विखंडन। बंध का विखंडन कहें या बंध का विदलन कहें, एक ही बात है। तो किसी सहसंयोजी बंध का टूटना, मान लो ए और बी आपस में एक सहसंयोजी बंध बना रहे हैं और ये बंध टूट जाए, ए अलग हो जाए और बी अलग हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बंध का विखंडन। किसी सहसंयोजी बंध का टूटना बंध का विखंडन कहलाता है। बंध का विखंडन दो प्रकार से होता है, बंध का समास विखंडन और दूसरा बंध का विस्मास विखंडन। तो हम पहली बात कर रहे हैं समास विखंडन। यदि बंध विखंडन के पश्चात बंध के इलेक्ट्रॉन साचित परमाणुओं पर समान रूप से बंट जाए तो बंध का विखंडन समास विखंडन कहलाता है। अर्थात ऐसा विखंडन जिसमें बंध के टूटने के पश्चात बंध के इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साचित परमाणुओं पर स्थानांतरण हो जाए, समास विखंडन कहलाता है। सपोज करो ए और बी थे, अब क्योंकि एकल बंध है तो इसने बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने भी दिया, तो बी अगर अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गया, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास आ गया। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ए युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पीशीज हैं उसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। तो बंध के समास विखंडन से मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब सवाल ये आता है, ये मुक्त मूलक क्या होते हैं। तो मुक्त मूलक होते हैं परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके पास ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होते हैं। अगर इनकी संरचना की बात करें तो इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो CH3CH2 एथिल मुक्त मूलक, तो इसमें इस कार्बन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये
क्योंकि साध्य में दोनों का अधिकार है, 2 ये और 4 हाइड्रोजन वाले, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ 2 एकल बंध बना रहा है, तो एक बंध यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ बंध 3 एकल बंध है, तो 3 दूनी 6 और 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इनकी जब संरचना की बात करते हैं तो संरचना 2 प्रकार की होती है। अब देखो, मान लो मुक्त मूलक अगर संतृप्त है, जैसे अभी यहाँ हमने बात की, तो संतृप्त हो तो संकरण होता है sp3, और sp3 संकरण के कारण जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फलकीय। अगर मुक्त मूलक असंतृप्त हो, जैसे मान लो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा CH2 या कोई जुड़ा हो, इस पे फ्री रेडिकल है, तो ऐसी स्थिति में संकरण होता है sp2, तो संरचना हो जाएगी समतल त्रिकोणीय। तो मुक्त मूलक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह होते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं। इनकी संरचना चतुष्फलकीय और समतल त्रिकोणीय होती है। डिपेंड करता है कि बनने वाला मुक्त मूलक संतृप्त है या असंतृप्त। मुक्त मूलक वाली जो अभिक्रियाएं हैं ये सामान्यतः प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में होती है। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही नया मुक्त मूलक बनता है। सेकंड, ये अभिक्रियाएं अध्रुवीय विलायकों में या वाष्प प्रावस्था में अधिक होती है। अब हम बात कर रहे हैं मुक्त मूलक के प्रकार और उनका स्थायित्व। सामान्यतः मुक्त मूलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहां एक नया वर्ड आता है मुक्त मूलक, जो हम पढ़ रहे हैं, इनके टाइप्स की बात आ रही है, प्रकार। तो मुक्त मूलक 1 डिग्री हो सकता है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक। मुक्त मूलक को 2 डिग्री बोलते हैं, जिसका नाम हो जाएगा द्वितीयक मुक्त मूलक, सेकेंडरी। 3 डिग्री होता है, जिसको हम बोलेंगे टर्सरी यानी तृतीयक मुक्त मूलक। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मुक्त मूलक या कार्बोधनाइन या कार्बोरेनाइन, इनकी डिग्री डिसाइड करने के लिए ये देखा जाता है कि जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है या धनाइन है या रेनाइन है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। तो प्राथमिक में जैसे मैं बात कर रहा हूँ CH3 CH2, इस पर मुक्त मूलक है। द्वितीयक की बात कर रहे हैं CH3 CH3, इस पर मुक्त मूलक है। तृतीयक की बात कर रहे हैं तो CH3 CH3 इस पर मुक्त मूलक है। तो डिग्री डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे कि इस कार्बन पर मुक्त मूलक एक डायरेक्टली कितने से जुड़ा है, 1 पर। इस कार्बन पर जिस पर मुक्त मूलक है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक तो इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है। तो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा तो 3 डिग्री है, 2 डिग्री। और ये जो कार्बन है जिस पर मुक्त मूलक है वो डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। अगर इनके स्थायित्व की बात करें तो 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री। कारण क्या है? कारण इसका होता है प्रेरणिक प्रभाव यानी प्लस आई या अतिपर संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसके द्वारा हम समझा सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ प्राथमिक की बात करूँ, इसको मैं डिटेल से ड्रॉ कर रहा हूँ। कार्बन, इससे 3 जुड़े हुए हाइड्रोजन, फिर कार्बन और इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, इसके पास क्या है, मुक्त मूलक। अब क्या होगा, इस कार्बन का जो ये मुक्त मूलक है पास के कार्बन के हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड पर विस्थानीकृत हो जाएगा। ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, HCH, या बन जाएगा डबल बॉन्ड H, और इस हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, फ्री रेडिकल। कहने का मतलब है कि जितने मुक्त मूलक से एल्किल समूह जुड़े होंगे, ये मुक्त मूलक उतना ही ज्यादा उन एल्किल समूह के हाइड्रोजन पर विस्थानीकृत होगा। अब जैसे प्राथमिक है तो इसमें विस्थानीकृत होगा 1 हाइड्रोजन 2 पर 3 पर। 3 डिग्री में कितने हाइड्रोजन पर विस्थानीकृत होगा, 9 हाइड्रोजन पर
मुक्त मूलक विस्थानीकृत होगा, और विस्थानीकरण जितना अधिक होगा स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री में मुक्त मूलक 9 हाइड्रोजन पर विस्थानीकृत हो रहा है, जबकि 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन पर विस्थानीकृत हो रहा है। इसीलिए 3 डिग्री में विस्थानीकरण अधिक होने के कारण 3 डिग्री मुक्त मूलक 2 डिग्री और 1 डिग्री मुक्त मूलक से अधिक स्थायी होते हैं। तो ये हमने बात की सहसंयोजी बंध का समास विखंडन, और समास विखंडन से बनते हैं मुक्त मूलक। दूसरा हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी बंध का विषमांश विखंडन। सामान्यतः सहसंयोजी बंध का विषमांश विखंडन तब होता है जब सहसंयोजी बंध भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य बनता है। यदि बंध विखंडन के पश्चात बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर चले जाएं, तो इस प्रकार का विखंडन विषमांश विखंडन कहलाता है। जैसे मान लो हम बात करें कोई x और y है, इसमें y अधिक विद्युत ऋणी है, तो y क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। परिणाम स्वरूप क्योंकि x से गए हैं तो इस पर आएगा प्लस, और y ले गया है इस पर क्या आएगा, माइनस। तो जब बंध का विषमांश विखंडन होता है तो बंध के विषमांश विखंडन से जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कार्ब धनायन, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वो कार्ब धनायन बनता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन बनाता है। तो सहसंयोजी बंध के विषमांश विखंडन से कार्ब धनायन व कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है। तो इसमें हम ले रहे हैं नंबर 1 कार्ब धनायन। और फिर बात करेंगे कार्ब ऋणायन की। यदि कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाता है, परिणाम स्वरूप कार्ब धनायन बनता है। तो कार्ब धनायन बनने के लिए यह शर्त है कि कार्बन अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो तो कार्ब धनायन बनता है। जैसे मान लो कार्बन है वो हेलोजन से जुड़ा है, ये इसकी 3 मान वैलेंस से फ्री है, तो हेलोजन क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो कार्बन पर आ जाएगा प्लस और हेलोजन पर क्या आ जाएगा, माइनस। यदि ऐसा कार्बन जिस पर धनायन हो उसको हम बोलते हैं कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन। अब कार्ब धनायन जो होते हैं इनकी अगर संरचना की बात करें तो संकरण इनका होता है sp2, इसीलिए इनकी संरचना होती है समतल त्रिकोणीय। जैसे मान लो मैथिल से कोई हैलाइड जुड़ा हुआ था, ये बंध के इलेक्ट्रॉन हैलाइड जब लेके जाएगा तो बनेगा मैथिल धनायन और प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस। तो मैथिल धनायन की अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ, पहला हाइड्रोजन दूसरा तीसरा, पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, और ये इसका पी कक्षक जो बंध में भाग नहीं लेता, इस पर क्या आएगा, प्लस। अब अगर हम कार्ब धनायन की बात करें तो कार्ब धनायन भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे मान लो CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 इस पर प्लस है मान लो, और CH3 CH3 मान लो इस पर प्लस। तभी डिग्री की मैंने बात की थी कि जिस कार्बन पर धनायन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। कार्ब धनायन का स्थायित्व भी मुक्त मूलक की तरह ही होता है। इसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम क्या है, 1 डिग्री। इसका भी कारण क्या है, प्रेरणिक प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन, अति पर संयुग्मन। क्या होगा कि धनावेशित कार्बन से जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे धनावेश उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होगा, और धनावेश जितना ज्यादा विस्थानीकृत होगा उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं कार्ब ऋणायन की। कार्ब ऋणायन क्या होता है, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें कार्बन पर ऋणावेश हो, कार्ब ऋणायन कहलाता है।
कार्बन ऋणायन के बाह्यतम कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो CH3-। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बना रहा है, तो 3 बंध के 6 ये हो गए, एक ये बंध के इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा खींच रहा है, तो 2 ये टोटल कितना हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन के कारण संकरण sp3 होता है। संरचना होती है चतुष्फलकी, होनी चाहिए लेकिन चतुष्फलकी ना हो तो कैसे होगी ये पिरेमिड, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और प्रतिकर्षण होता है। जैसे कार्बन है तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये इसका लोन पेयर, या यूं कह सकते हैं इसका नेगेटिव चार्ज। कार्बन ऋणायन भी कार्बन धनायन की तरह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। जैसे 1 डिग्री की बात करें तो जैसे एथिल ऋणायन 2 डिग्री में आइसोप्रोपिल ऋणायन और 3 डिग्री में हमने ये बना। लेकिन यहां अगर हम कार्बन ऋणायन के स्थायित्व की बात करें तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम। इनका जो स्थायित्व है वो प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो इसका कारण क्या है कि 3 डिग्री कार्बन ऋणायन में 3 एल्किल समूह हैं और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन देने के कारण, क्योंकि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, परिणाम स्वरूप कार्बन के ऋणावेश में वृद्धि होती है, इसीलिए स्थायित्व घटता है। अगर ऋणावेशित कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह जुड़े हैं तो कार्बन का ऋणावेश उन समूहों पर स्थानीयकृत हो जाता है और उन समूह पर स्थानीयकृत होने के कारण इसका स्थायित्व बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि मुक्त मूलक और कार्बन धनायन का स्थायित्व प्रेरणिक प्रभाव पर डिपेंड करता है। मुक्त मूलक हो चाहे कार्बन धनायन हो, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। लेकिन कार्बन धनायन में इनका ठीक उल्टा होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। तो ये हमने बात कर ली सहसंयोजी बंध का विखंडन। तो हमेशा ध्यान रखें सहसंयोजी बंध का विखंडन जब भी होता है, समांश होगा तो मुक्त मूलक बनेंगे, विषमांश होगा तो कार्बन धनायन और कार्बन ऋणायन बनेंगे। अगला जो अपने टॉपिक है वो हम ले रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का संचलन। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का जो संचलन है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, या हो सकता है एक बंध से दूसरे बंध पर, या बंध से परमाणु पर, या परमाणु से पास वाले बंध पर हो सकता है। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का जो संचलन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला होता है पाई बंध से पास वाले बंध पर, दूसरा जो संचलन है वो हो सकता है पाई बंध से, पाई का मतलब होता है द्विबंध, पास वाले परमाणु पर, या परमाणु से पास वाले बंध पर। यहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का संचलन कैसे हो सकता है। तो पहला हमने लिया पाई बंध से पास वाले बंध पर। मान लो इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, कोई X है, वो एक तो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, एक जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला जा सकता है कहां पर, पास वाले बंध पर। तो ये बंध टूट जाएगा, एकल हो जाएगा, X है, और ये बंध क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखें कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन के संचलन को मुड़े हुए तीर से प्रदर्शित करते हैं। अगर तीर का निशान पूरा है तो पूरा का पूरा बंद का इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर हाफ हेडेड है, आधे शीर्ष वाला तीर है, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। दूसरा है पाई बंध से पास वाले परमाणु पर। मान लो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है X, तो क्या हो सकता है, ये X बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, तो क्या होगा,
ये सिंगल हो जाएगा, ये भी सिंगल हो जाएगा, इसने बंद के इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो x पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। तीसरा क्या हो सकता है, परमाणु से पास वाले बंध पर, मान लो x है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये पास वाले बंध को पास वाले बंध को इलेक्ट्रॉन देगा, तो x सिंगल, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसने दिया, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इन्हीं तरीकों से होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो सहसंयोजी बंध में विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अगला हम टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन संचलन के प्रभाव। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन संचलन के प्रभाव, संचलन के प्रभाव। यहां हम बात कर रहे हैं कि जब एक सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये जो मैं चीज बता रहा हूं, ये जब हम पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि छोटा सा टॉपिक है, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, इसके अलावा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम 11वीं क्लास में अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है। नाम इसका यही है, कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत अवधारणाएं और तकनीकें। तो हर एक चीज को आप आराम से पढ़ेंगे और साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। तो एक सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का जो संचलन है, संचलन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का संचलन किसी आक्रमणकारी समूह या पास स्थित प्रतिस्थापी के कारण संभव हो सकता है। जब प्रतिस्थापी या आक्रमणकारी समूह के कारण इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है तो सहसंयोजी बंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है और बंध ध्रुवीय हो जाता है। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन संचलन के कारण विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रेरणिक प्रभाव को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए हम इसको आई प्रभाव भी कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, इसमें बंध के इलेक्ट्रॉनों का कार्बन श्रृंखला में स्थानांतरण होता है। बंध के इलेक्ट्रॉनों का कार्बन श्रृंखला में स्थानांतरण प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। मान लो ये कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे कोई हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये कार्बन इस कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन इस कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन इस कार्बन से खींचेगा। तो इसके कारण इन पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश, और इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों का कार्बन श्रृंखला में संचलन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। यह एक स्थायी प्रभाव होता है और सामान्यतः 4 कार्बन के पश्चात, चाहे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ये प्रभाव समाप्त मान लिया जाता है। जुड़े हुए समूह की प्रकृति के आधार पर प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, प्लस आई प्रभाव यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा माइनस आई प्रभाव ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। प्लस आई प्रभाव जो है ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। यदि कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हो तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़े हो तो माइनस आई ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे मेथेन, जैसे एथेन, या मान लो कोई अल्कोहल, या मान लो टर्सरी ब्यूटेन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दाता समूह हैं। ये जब कार्बनिक श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो ये कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन देते हैं, परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव प्लस आई प्रभाव कहलाता है। यदि कार्बन श्रृंखला से नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड
कार्बोक्सिलिक एसिड या हेलोजन जैसे समूह जुड़े हो तो ये कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ये ध्यान रखें, ये एक स्थायी प्रभाव है और सामान्यतः 4 कार्बन के पश्चात इस प्रभाव को समाप्त मान लिया जाता है। तो अभी जैसे जब हमने बात की थी कि 3 डिग्री कार्बन धनायन अधिक स्थायी होता है तो उसमें हमने क्या कंसीडर किया था, प्लस आई प्रभाव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अधिक होता है। जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बन धनायन से जुड़े होते हैं तो कार्बन धनायन पर प्लस है, जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े होंगे तो उस पर ऋणावेश आएगा, यानी धनावेश में कमी आएगी, इसीलिए स्थायित्व बढ़ता है। तो ये पहला हमने ले लिया प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा जो प्रभाव है जिसके हम यहां बात करेंगे वो प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसीलिए इसको हम शॉर्ट में ई प्रभाव भी कहते हैं। ये सामान्यतः उन यौगिकों में होता है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। द्विबंध या त्रिबंध से पाई इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण होने से उत्पन्न प्रभाव इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। पाईबंध से, पाईबंध का मतलब होता है द्विबंध या त्रिबंध हो सकता है, तो द्विबंध या त्रिबंध से पाई इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण होने से या दो परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध से पाई इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे परमाणु पर, हो सकता है कि दो परमाणुओं के मध्य जो डबल बॉन्ड है उन दोनों में से किसी एक पर स्थानांतरित हो, तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन से किसी परमाणु पर स्थानांतरण होने से उत्पन्न प्रभाव इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। यह सामान्यतः ध्रुवीय यौगिकों में पाया जाता है। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव समूह की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्लस ई प्रभाव यानी धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, और दूसरा होता है माइनस ई प्रभाव यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। यदि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पर स्थानांतरित हो, यदि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पर स्थानांतरित हो तो उत्पन्न प्रभाव प्लस ई प्रभाव कहलाता है। लेकिन यदि पाई इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही पर स्थानांतरित हो तो उत्पन्न प्रभाव माइनस या ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक से नहीं क्या होते हैं। प्लस ई प्रभाव सामान्यतः एल्कीन व एल्काइन में मिलता है। इनमें पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पर स्थानांतरित होते हैं। जैसे मान लो ये कोई एल्कीन है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रभाव ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। मान लो ये द्विबंध के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन के पास चले जाएं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एकल हो जाएगा। जिसके पास गए उस पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इस पर अटैक किसका होगा, H प्लस का। H प्लस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नेगेटिव है, तो C और इस पर आ गया H प्लस और इस पर क्या आ गया प्लस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर स्थानांतरित हुए हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। इसीलिए इस प्रभाव को हम क्या बोल रहे हैं, प्लस ई प्रभाव या धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। दूसरा क्या है, ये जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव है ये सामान्यतः देखने को मिलता है कार्बोनिल यौगिकों में। इसमें पाई बंध के इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं पर स्थानांतरित होते हैं। कैसे, मान लो जैसे ये कार्बोनिल समूह है, इसमें बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो द्विबंध टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा, ऑक्सीजन पर ऋणावेश, कार्बन पर धनावेश। अब मान लो यहाँ पर कोई नाभिक से नहीं आया, जैसे साइनाइड आया तो ये कहाँ अटैक करेगा, प्लस वाले कार्बन पर, और यहाँ गया साइनाइड। तो इस प्रकार का प्रभाव कहलाता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एंड में यहाँ कार्बन पर प्लस आ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन कौन सा है, नेगेटिव वाला। तो प्लस को ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, प्लस आ रहा है एंड में तो प्लस ही प्रभाव, एंड में नेगेटिव आ रहा है तो माइनस ई प्रभाव। तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में हम देख रहे हैं
कि पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु पर स्थानांतरण होता है, परिणाम स्वरूप अगर इलेक्ट्रॉन से नहीं हो रहा है तो धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होता है, और अगर नाभिक से नहीं परमाणु पर हो रहा है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है।